नमस्कार, मैं बी.डी. अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम चर्चा करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CC D2। यह सेक्शन क्या है? यह सेक्शन बताता है सेविंग जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं उनके लिए विशेषकर यह सेक्शन प्रोविज़न करता है कि वो अपनी सेविंग को कैसे कर सकते हैं ताकि उनका कर में बचत हो सके। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारी स्कीम हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो टैक्स की लायबिलिटी है वो कम हो जाती है। ऐसी ये सेक्शन है जिसके अंदर यदि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। 80 CC D क्या है? ये NPS स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन की स्कीम इज ए रिटायरमेंट फाइनेंशियल स्कीम इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट रेगुलर इनकम पोस्ट रिटायरमेंट फॉर ऑल सब्सक्राइबर। इट इज़ ए वॉलंटरी सेविंग स्कीम डिजाइंड टू क्रिएट रिटायरमेंट कॉर्पस through systematic saving during working life. The NPS is established by PFRDA. PFRDA is a part of the Ministry of Finance. The features of this scheme are secure, transparent, and the availability of the pension, it is also at very low cost. It is flexible, portable, and tax benefit and optimum return. आज की तारीख में जो NPS का इन्वेस्टमेंट है उसमें इन्वेस्टर को बहुत अच्छी रिटर्न मिल रही है और ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डेवलप की और PFRD इसको मॉनिटर कर रही है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? हु कैन ओपन द अकाउंट? द एलिजिबिलिटी दिस अकाउंट कैन बी ओपन्ड बाय एनी इंडिविजुअल, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, इवन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। Presently, NPS has also been introduced a concept of the Vatsalya NPS account. Under this scheme, account of the minor may be opened under the guardianship of the natural guardian. अभी इससे पहले जो प्रोविज़न था 2 साल पहले, उसके अंदर क्या था कि केवल एडल्ट ही NPS का अकाउंट खोल सकता था, लेकिन अभी इन्होंने ये प्रोविज़न किया है कि माइनर बच्चा भी NPS का अकाउंट खोल सकता है। हालांकि उसका इनकम टैक्स में कोई रिबेट नहीं है। अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी बनी नहीं कि यदि माइनर बच्चे के अकाउंट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो नेचुरल गार्जियन को कोई छूट मिले, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग द अकाउंट? ये जो अकाउंट कैसे खुलेगा, इसका तरीका क्या है? NPS का अकाउंट आप खोल सकते हैं POP के थ्रू। POP क्या है? POP इज ए पर्सन ऑफ प्रेजेंस। ये एक इंटरमीडिएटरी है जो कि PFRD अपॉइंट करता है। तो PFRDA जो यूनिट है जो मिनिस्ट्री फाइनेंस के अंडर में आता है और ये POP एक कॉर्पोरेट बॉडी है जिसके थ्रू आप अपने अकाउंट खोल सकते हैं और अपना पैसे का लेन देन कर सकते हैं, जमा करा सकते हैं NPS कंट्रीब्यूशन। बहुत सारे POP हैं जो कंट्री में काम कर रहे हैं। अभिप्रा कैपिटल लिमिटेड एक POP है जिसके थ्रू भी आप अपने अकाउंट खोल सकते हैं। टैक्स बेनिफिट टू द सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, जैसे आप इंश्योरेंस देते हैं और भी बहुत सारे सेक्शंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको सेक्शन 80C के अंदर छूट मिलती है। तो ये एक स्कीम है जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है, जो एम्प्लॉयड आदमी है, सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी है, वो अपनी ग्रॉस टोटल इनकम का 20% आप इस अकाउंट में जमा कर सकता है और उसकी छूट सेक्शन 80 CC D1 के अंदर मिलेगी जो कि 1.5 लाख की सीमा में आता है। जैसे इंश्योरेंस है, PPF है और सारे में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके साथ ही ये लिंक हो जाता है। और लेकिन इसकी जो सीलिंग है वो 20% ऑफ योर ग्रॉस टोटल इनकम है। इसके अंदर एक एडिशनल रिबेट और है 50,000 रुपये की। यदि जैसे 1.5 लाख की लिमिट है ओवरऑल से मिलाकर, लेकिन इसके अंदर सेक्शन 80 CC D 1B के अंदर
यदि आप 50,000 रुपये और जमा करते हैं तो आपको 2 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी। इस तरीके से ATC के अंदर जो 1.5 लाख की लिमिट है, तो NPS के अंदर आप 50,000 रुपये और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका जो चार्म है, जिस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, टैक्स बेनिफिट टू एम्प्लॉयज़ ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। जैसे कॉरपोरेट हैं, कंपनियां हैं, बड़ी पार्टनरशिप फॉर्म हैं, इवन प्रोप्राइटरशिप हैं, जिसके अंदर एम्प्लॉय काम करते हैं, और जो एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए पेंशन देता है, और वो पेंशन यदि NPS के थ्रू दी जाए तो उसकी छूट भी मिलती है। तो ये इसका प्रोविज़न है। इस ढंग से ये सेक्शन 80CC D1 के अंदर उसकी छूट मिलती है। अब इसके अंदर जो चार्म है, वो चार्म क्या है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसका बेनिफिट क्या है, कॉर्पोरेट जो एम्प्लॉयर है उसको क्या बेनिफिट है, और जो एम्प्लॉयज़ है उसको क्या बेनिफिट है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे मिस्टर ए है, मिस्टर ए काम करता है एक कॉर्पोरेट बॉडी के अंदर, XYZ प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, और 12 लाख रुपए तनख्वाह लेता है। तो उस जो 12 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, यदि जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को यदि पेंशन फंड का पेंशन देती है और ये NPS के थ्रू देती है, तो वो एक तो एम्प्लॉयर है उसको उसकी खर्चा मुआवजा मिल जाएगा, और जो एम्प्लॉई है उसके हैंड में वो टैक्स भी नहीं होगा और वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। इस तरीके से डबल एडवांटेज है, एक तो खर्चा पर टैक्स नहीं लग रहा, दूसरा जो आमदनी जो एम्प्लॉई को हो रही है उस पर टैक्स नहीं लग रहा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये एक ऐसा इकलौता सेक्शन है जो कि जो भी करदाता अपनी टैक्स रिजिम ओल्ड रिजिम में रिटर्न फाइल कर रहे हैं या नई रिजिम में फाइल कर रहे हैं, उन दोनों में छूट मिलेगी। अभी जो नया व्यवस्था आई है, जो लोग ओल्ड रिजिम में रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनको इन्वेस्टमेंट की छूट मिल रही है, लेकिन रिजिम 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट में कोई छूट नहीं है, कोई एग्जम्पशन नहीं है। लेकिन ये एक इकलौता सेक्शन है जिसके अंदर दोनों रिजिम में डिडक्शन मिलता है। तो और ये एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो एम्प्लॉयर है वो 14% तक आपकी सैलरी प्लस DA का 14% तक कंट्रीब्यूट कर सकता है और 14% तक छूट मिलेगी। अब वो अकाउंट तो खोल लिया आपने, इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, अब क्वेरी ये आती है कि वो पैसे को आप विड्रॉ कैसे करेंगे, तो विड्रॉ करने का प्रोविज़न ये है, ये अकाउंट जो है 60 साल तक की एज तक होता है, इसको आप 75 साल तक चला सकते हैं। ये एक तरीके से बुढ़ापे की लाठी है। ये जो व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था ये है कि आपको रिटायरमेंट के बाद रेगुलर पेंशन मिलती रहे, ताकि आप किसी पर निर्भर ना रहें। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये अकाउंट आप 60 साल में बंद हो जाता है, लेकिन आप इसको 75 साल तक कैरी कर सकते हैं बिना कंट्रीब्यूट किए हुए। अब विड्रॉल की ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी आप लमसम विड्रॉ कर सकते हैं, और इसके अंदर क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे 60 साल के आप हो गए और आपका कॉर्पस, मान लो आपने जो कंट्रीब्यूट किया और जो इनकम हुई, रेगुलर जो इनकम हुई वो भी उसमें जुड़ती गई, और जो एवरेज इनकम आ रही है जो हम देखें NPS की, एक बहुत अच्छी रिटर्न है, वो 9% से 12% तक, और किसी स्केल में एज के मुताबिक ये रिटर्न 12% से भी ज़्यादा है। तो वो जो आपका कंट्रीब्यूशन है और जो आपको इनकम हुई है उसका 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं, और 40% जो है आपको पेंशन एन्युटी में लगाना पड़ेगा। तो मान लो आपने 1 करोड़ रुपये आपका कॉर्पस हो गया, आपका ओन कंट्रीब्यूशन और इनकम उस पर, तो 60 लाख रुपए आप विड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा अंडर सेक्शन 10(12)(a). तो एक बहुत बड़ा चार्म है इस स्कीम का। और जो 40% है उस पर आप एन्युटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और एन्युटी में उन पर रेगुलर इनकम होगी, जो इनकम होगी उस पर रेगुलर टैक्स जो अभी प्रावधान है उसके मुताबिक आपको उस पर टैक्स लगेगा। इसमें लॉक इन पीरियड क्या है? इसमें लॉक इन पीरियड 5 साल का है। लॉक इन पीरियड फॉर प्री मैच्योर एग्जिट, ए सब्सक्राइबर मस्ट हैव कंप्लीटेड 5 years इन द NPS टू बी एलिजिबल टू प्री मैच्योर एग्जिट। NPS में 2 तरह के अकाउंट होते हैं,
एक जिसको टायर 1 बोलते हैं और एक दूसरा होता है टायर 2। टायर 1 एक तरीके से हम कह सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है, जो कि आपकी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है। और टायर 2 जो अकाउंट है वो आपका सेविंग एक अकाउंट है। यदि आपके पास फंड फालतू पड़े हैं तो आप टायर 2 में इन्वेस्टमेंट कर दें, जब आपका दिल करे जब आपको निकाल सकते हैं। क्योंकि इसमें रिटर्न ज़्यादा है इसलिए आपको आमदनी भी ज़्यादा होगी, लेकिन उसकी छूट आपको नहीं मिलेगी। टायर 2 के इन्वेस्टमेंट में छूट नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ कभी आपको ज़रूरत होती है तो आपको इसमें पार्शल विड्रॉल भी कर सकते हैं। आप पार्शल विड्रॉल जो है 25% आप अपने कंट्रीब्यूशन का कर सकते हैं। और ये पार्शल विड्रॉल आप ड्यूरिंग द अकाउंट, मतलब 60 साल की ईयर में आप क्लोज कर रहे हैं तो 3 बार तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि प्रोविज़न ऐसा है कि विड्रॉल की रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, क्योंकि सरकार का ऑब्जेक्ट इस अकाउंट को ये है ताकि आपको बुढ़ापे की लाठी बन के काम कर सके, ये ऑब्जेक्ट है इसलिए। अब जो मैंने पहले चर्चा की थी कि सेक्शन 80CC-D2 जिसकी जो मैंने बताया इसकी यूनिकनेस क्या है कि ये इस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करने से आपको और एम्प्लॉयर दोनों को फ़ायदा होगा। और ये इसकी छूट भी आपको दोनों ओल्ड रिजिम में भी है और न्यू रिजिम में भी है। लेकिन आप इसको खोलेंगे कैसे, इसकी फ़ायदा कैसे उठाएंगे? इसका फ़ायदा उठाने का तरीका यह है कि जो भी आपका कॉर्पोरेट है, जो भी आपका एम्प्लॉयर है, वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा PFRD के साथ, और PFRDA उसको एक नंबर इशू करेगा और वो नंबर इम्पोर्टेंट नंबर होगा और उस नंबर पर ही वो कंट्रीब्यूशन देगा। और ये रजिस्ट्रेशन होगा PFRDA थ्रू POP, जैसे मैंने POP का जिक्र किया था, पर्सन ऑफ प्रेजेंस। तो ये पर्सन ऑफ प्रेजेंस के साथ आप कोऑर्डिनेट करेंगे, वो आपका रजिस्ट्रेशन कराएगा, आपको नंबर देगा, और जो आपके एम्प्लॉई हैं उनका अकाउंट POP के पास खुलेगा। यदि उन्होंने पहले ही अपना अकाउंट खोल रखा है तो वो ये अकाउंट इसमें चालू हो सकता है। तो इसका ये तरीका है। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट स्कीम है जिसको कि आप कर सकते हैं। और इसे जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर एम्प्लॉयर को भी फ़ायदा है और एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा है। आज प्रेजेंट सिनेरियो में सारी सेविंग स्कीम्स रिजिम 1 और ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम के कारण जो पहले टैक्स सेविंग स्कीम हुआ करती थी वो लोग अवेल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रिजिम 2 के अंदर उसमें कोई छूट की व्यवस्था नहीं है। इसलिए लोग अब इन्वेस्टमेंट के बजाय कहीं दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इनकम टैक्स में छूट नहीं मिल रही और रिजिम 2 के अंदर रिटर्न फाइल करने में आपको टैक्स कम पड़ रहा है। तो सरकार की ये व्यवस्था है, तो ये मैं समझता हूँ ये 80CC-D जो सेक्शन है वो एक इकलौता सेक्शन, मैं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन बोल रहा हूँ, ये दोनों रिजिम में फ़ायदेमंद है। और आप अपनी बुढ़ापे की लाठी बनाना चाहते हैं तो इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। मैं समझता हूँ ये जो मैंने बताया है आपको उपयोगी होगा। यदि आपको कोई भी क्लैरिटी चाहिए, कोई भी समझना चाहते हो, तो आप मेरे मोबाइल पर बात कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। और यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।